हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीना एजुकेशन की आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सब पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा और साहित्य का एक काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक काल। आधुनिक काल के संदर्भ में क्या क्या बातें थी और क्या क्या विशेषताएं थी, ये सब आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य में आधुनिक काल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संपर्क और समन्वय का परिणाम है। इसका अर्थ ये होता है कि जो एक कालखंड था, अलग अलग कालखंड हम लोगों ने देखा समझा, जहाँ पर कि हिंदी भाषा और साहित्य के बहुत सारे रूप बदले। लेकिन जब आधुनिक काल आया, उस वक्त जो समाज था, उसमें जो राजनीतिक स्थिति थी उस वक्त की, जो सामाजिक स्थिति थी, धार्मिक जो भी था उस वक्त का, और सांस्कृतिक परिस्थितियां जो भी रही थी, ये सभी मिलजुल कर संपर्क और समन्वय स्थापित करती हैं आधुनिक काल में। जब हम लोग हिंदी भाषा में आधुनिक काल की चर्चा करते हैं तो उस वक्त में जो भी रचनाएं हम लोग देखेंगे तो उसमें ये सारी परिस्थितियां मिली जुली रूप से हम लोगों को दिखती हैं। इस काल के काव्य के अंतर्गत एक यथार्थवादी भौतिक दृष्टिकोण का विकास दिखाई देता है, अर्थात जो नेचुरल रूप से उस वक्त हो रहा होता है या हुआ है वो दिखाई पड़ता है। जो समाज में परिस्थितियां चल रही हैं, जो उन परिस्थितियों की सच्चाई है, जो राजनीतिक जीवन में हो, धार्मिक जीवन में हो या किसी भी प्रकार के क्षेत्र में हो, तो उसका एक यथार्थवादी चित्रण देखने को मिलता है। एक दृष्टिकोण जो है वो बहुत ही सच है, यथार्थ है। वहीं गद्य साहित्य में भी जो प्रादुर्भाव हुआ, इसका भी विभिन्न रूप से विकास हुआ और यह भी यथार्थ जीवन का वास्तविक प्रतिबिंब दिखाने लगा। तो आधुनिक काल में हम लोगों ने गद्य और पद्य दोनों के बारे में जानना है। पहले क्या होता था, आधुनिक काल से पूर्व की अगर बात करें तो ज़्यादातर काव्य रूप में, गद्य रूप में ही रचनाएं होती थी। लेकिन आधुनिक काल के आने के बाद ये सारा स्वरूप बदल गया। गद्य के साथ साथ पद्य के साथ साथ गद्य साहित्य का भी विकास हुआ और इसमें बहुत सारी विधाओं का विकास हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि इन सभी रचनाओं में यथार्थ बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखने लगा, कि जो उस वक्त की, ऐसा कह सकते हैं कि रियल टाइम जो स्थिति थी उस वक्त में, जो भी कुछ चल रहा था समाज में, धर्म में, आसपास के सभ्यता संस्कृति जो भी थी, या बाहरी जो भी आक्रमण होने के कारण जो बदलाव आए, या फिर जो एक मिलन हुआ बाहरी सभ्यता संस्कृति का यहाँ की सभ्यता संस्कृति का, तो उन सब का परिणाम जो भी निकला, तो वो सब कुछ हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सब कुछ एक यथार्थवादी चित्रण के रूप में सामने आने लगा आधुनिक काल के साहित्य में। अब इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? पहली विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो आधुनिक काल में गद्य के साथ साथ पद्य का भी विकास हुआ था। पद्य इन द सेंस कि जब हम लोग कहानी पढ़ते हैं, किसी प्रकार के आर्टिकल को पढ़ते हैं जो सामान्य भाषा में लिखी हुई होती है, तो ऐसी भी रचनाएं होने लगी। पहले केवल गद्य के रूप में ही रचनाएं होती थी और इस काल में ही ऐसा होना शुरू हुआ, इसलिए इसे गद्य काल भी कहा जाता है। तो पहली विशेषता तो हम लोगों ने देखी कि गद्य के साथ साथ पद्य का भी विकास होने लगा इस काल में। गद्य काल भी कहा जाता है। गद्य काल का अर्थ और पद्य काल का अर्थ आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ कि आधुनिक काल में गद्य के साथ साथ पद्य का भी विकास हुआ। पूर्व में जो रचनाएं होती थी केवल काव्य रूप में ही होती थी। यहाँ पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि पद्य के साथ साथ गद्य का, क्योंकि गद्य इन द सेंस कहानी होती है, कुछ मिस्टेक हुआ था।
तो गद्य की भी ये होने लगी, रचनाएं होने लगी, और ऐसा यहाँ से ही आरंभ हुआ, इसलिए इसे गद्य काल कहते हैं। अब क्लियर हो गया कि ये इसकी विशेषता रही कि गद्य का भी विकास हुआ, कहानी आदि रचनाएं होने लगी। आगे हम लोग और देखेंगे। इस काल में खड़ी बोली का अधिक विकास हुआ। खड़ी बोली का क्षेत्र व्यापक होने के कारण इसमें उर्दू और अंग्रेजी का समावेश भी हुआ, और खड़ी बोली के शब्द भंडार की समृद्धि पर विशेष ध्यान भी दिया गया। खड़ी बोली का अर्थ है, खड़ी बोली हिंदी आप लोग जानते हैं, ये एक ऐसी भाषा है जिसके अंतर्गत बहुत सारी भाषाओं का मिलन होने लगा, और ऐसी भाषा है जिसे सभी समझते हैं। तो इस काल में रचनाएं जो हो रही थी वो अधिक व्यापक क्यों हो गई? क्योंकि इसमें जो शैली थी और जो इसमें जो भाषा ली गई थी वो इतनी सामान्य स्तर की थी कि सभी समझ पाए। तो खड़ी बोली हिंदी सभी समझते थे, और इसका क्षेत्र इतना बड़ा था कि इसमें अलग अलग भाषाएं भी आके मिल जाती थी, और जब बोला जाता है इस भाषा को तो उसमें बहुत सारी भाषाएं मिली होती हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। हिंदी के वर्ड भी उसमें आ जाते हैं, अंग्रेजी के वर्ड भी आ जाते हैं, फारसी भी आ जाती है, तो बहुत सारी भाषाएं इसमें आकर मिल जाती हैं, और इसका शब्द भंडार जो है वो भी बहुत ज़्यादा समृद्ध है, और इस विषय पर भी ध्यान दिया गया कि शब्द भंडार इसका और अधिक समृद्ध हो। ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आधुनिक काल की प्रमुख भावना क्या थी? तो राजनीतिक चेतना बहुत अधिक थी इस काल में, और जो भी साहित्यिक रचनाएं इस काल में हुई वो राजनीतिक जीवन क्षेत्र से काफ़ी अधिक प्रभावित हुई। उस वक्त की परिस्थितियां जिस प्रकार से थी, समाज जिस प्रकार का था, तो उसका असर रचनाओं में दिखता था। तो इस काल की जो रचना थी उसमें राष्ट्रीय भावना थी, जिसमें कवियों ने, जो रचनाकार थे, उन्होंने सामान्य सामान्य चीज़ों को अपने रचनाओं में लिया। गरीब किसानों और मजदूरों की चर्चा भी की अपनी रचनाओं में। साथ ही जो नवयुवक थे उन्हें प्रेरित करने के लिए भी रचनाएं की, देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए रचना की। इसके साथ साथ खास बात क्या रही कि जो हिंदू मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा वैमनस्य चलता आ रहा था, झगड़ा, लड़ाई, युद्ध, ये सब होते रहता था, तो इसको समाप्त करने की कोशिश की गई, और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए भी रचनाएं रची गई। इस समय जब आधुनिक हिंदी का युग था, उसमें गांधी जी का भी उस वक्त तक आगमन हो चुका था। तो गांधी जी की जो सोच थी अहिंसात्मक, राष्ट्र प्रेम से संबंधित, वो सभी सिद्धांत भी इनकी रचनाओं में या इस काल की रचनाओं में आने लगे, दिखने लगे, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व बंधुत्व का स्वर भी सामने आने लगा। एक क्षेत्र जो था सीमित, वो अब सीमित ना होकर व्यापक हो गया, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्षेत्र बढ़ने लगा। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस काल में साहित्य में जनवादी विचारों की प्रधानता थी। जो सामान्य जनता के जो विचार होते हैं तो वो विचार रचनाओं में दिखने लगे। पहले के समय में बहुत, जैसे कि राज दरबारी होते थे तो वो राजा के अनुरूप काव्य करते थे, या फिर जो बंधे हुए लेखक होते थे वो, उन्हें ऐसा ही लिखना है ये प्रतिबंध होता था, मतलब उनका अपना कोई मौलिक सोच समझ नहीं होता। लेकिन आधुनिक युग में ऐसा नहीं था, सब कुछ बदला, और सामान्य जनता के विचारों को भी प्रधानता दी गई। लिखने का क्षेत्र जो था वो बहुत व्यापक हो गया था, प्रतिबंध नहीं थे, और फिर इस तरह से इस वजह से ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा विकास कर पाया। तो सामान्य जो विचार थे लोगों के, उनके विचारों को भी प्रधानता मिली। फिर अगला पॉइंट है, आधुनिक काल में शैली परिवर्तन भी दिखाई पड़ता है। लिखने का जो ढंग था, जो शैली आ रही थी, वो एक और गद्य शैली का विकास हुआ। गद्य शैली का अर्थ है कि इसमें जो अलग अलग विधाएं होती हैं, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, समालोचना, आलोचना, इस प्रकार की बहुत सारी विधाएं दिखने को मिली और इनका विकास हुआ। और दूसरी ओर जो पद्य शैली जो पूर्व से भी चली आ रही थी,
इसमें भी परिवर्तन हुआ। और आधुनिक कविताएं जब लिखी जाने लगी तो उसमें छायावादी, प्रगतिवादी, रहस्यवादी आदि काव्य शैलियाँ विकसित रूप से दिखाई देने लगी या विकसित होने लगी। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, आधुनिक काल में श्रृंगार भावना का सुष्ठ स्वरूप विकसित हुआ। श्रृंगार भावना या श्रृंगार रस से संबंधित जो कविताएं पूर्व में लिखी जाती थी उसमें नारी का चरित्र चित्रण या उसके बारे में लिखी गई जो कविताएं होती थी वो बहुत ही अलग तरह की होती थी, जिसमें बहुत क्या कहें ओछी भावना भी हम कह सकते हैं। लेकिन अब इस काल में नारी केवल वासना की मूर्ति न होकर सौंदर्य शालिनी के साथ साथ शक्ति विधायिनी भी है। इसमें नारी के चरित्र को शक्तिशाली भी बताया जाने लगा, उसके अलग अलग रूपों का बखान किया जाने लगा, उसे शक्ति का रूप माना जाने लगा। केवल सौंदर्य ही नहीं शक्ति भी समाहित है और इस प्रकार से ऐसी कविताएं रची जाने लगी जिसमें कि नारी के स्वरूप को बहुत ही बदलकर बहुत ही सही ढंग से रखा गया। साथ ही इसमें इस समय में पाप पुण्य की परिभाषा भी बदल गई। पहले जो बताया जाता था पाप पुण्य के संदर्भ में कि ऐसा करना सही है या ऐसा करना सही नहीं है और फिर क्या परिणाम हो सकता है, क्या फल मिलेगा, तो ये भी बहुत कुछ बदल गया। इस काल में अगले पॉइंट में है प्राकृतिक सौंदर्य का भी वर्णन हुआ। प्रकृति को भी बहुत महत्व दिया गया। आधुनिक काल में प्रकृति के सौंदर्य को केंद्र में रखते हुए बहुत सारी रचनाएं की गईं। फिर अगला पॉइंट है आधुनिक साहित्य पर अंग्रेजों का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आधुनिक साहित्य के काल के समय में अंग्रेजों का यहाँ पर आगमन था, यहाँ पर वो लोगों का निवास भी होता था, तो उनका भी बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी जो सभ्यता संस्कृति थी, उनका जो शिक्षा था, शिक्षा का आधार कहें या जो उनकी शिक्षा की शैली थी अंग्रेजी, वो भी यहाँ पर अपनी छाप छोड़ने लगी और यहाँ की जो शिक्षा चली आ रही थी, यहाँ पर जो भी पढ़ाई हुआ करता था उसमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होने लगा और पाश्चात्य साहित्य से संपर्क होने के कारण इसका भी प्रभाव पड़ने लगा। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का विकास यहाँ पर भी होने लगा। आधुनिक काल में साधारण विषयों पर रचनाएं होती थीं, जैसे बुढ़ापा, विधवा विवाह, गोरक्षा, विधि विडंबना, बातचीत, ईर्ष्या, मील का भोपू, किसान का घर, धोबियों के नाच, रेल का इंजन। बहुत ही कॉमन टॉपिक लिए जाने लगे आधुनिक काल की रचनाओं को करने के समय, और ये सामान्य होने के कारण सामान्य जनता से जुड़ी हुई होती थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्हें पढ़ते थे, समझते थे और अपनी बातों को व्यक्त करने का एक बहुत अच्छा माध्यम भी ये बनकर थी। तो इस प्रकार से आधुनिक काल के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा कि हिंदी भाषा और साहित्य में आधुनिक काल का क्या महत्व है और इस प्रकार से ये क्या है और इसकी क्या क्या खास विशेषताएं हैं वो मैंने आप लोगों को बताई। क्योंकि जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो बहुत सारी बातों को नहीं लिखकर लिमिटेड बातों को लिखना पड़ता है, क्योंकि शब्द संख्या सीमित होती है। तो उसे ध्यान में रखते हुए इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग इसे देखिए, समझिए और अपने विचार मुझे अवश्य दीजिए। फिर कोई ऐसा प्रश्न होता है वो भी आप लोग मुझे बताइए जो मैंने अभी तक नहीं कराया हो, तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि उस प्रश्न के उत्तर को मैं आप लोगों को करा दूँ। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने कीमती सुझाव मुझे दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह आपके मित्रों को भी हिंदी भाषा और साहित्य की क्लास करने के लिए सुविधा उपलब्ध हो सके, उनकी तैयारी भी मजबूत हो सके। धन्यवाद।